Hello everyone. So we are back with our next video and second video of lesson number 6. Book is Footprints Without Feet. So in our previous video we have read that how Richard Ebright created interest in catching butterflies, how his mother helped him to catch butterflies, to have interest, to create this interest इन साइंस. तो कैसे जो है वो बुक्स जो है डिफरेंट जो भी सामान उसको चाहिए था वो जो है उसकी मदर जो है उसको अवेल करती, उसको देती लाकर, और कैसे जो है बटरफ्लाइज़ को रेज़ करना स्टार्ट किया, उनके एग्स, उनका लाइफ साइकिल जो है वो अपने ही घर की बेसमेंट में रिचर्ड एब्राइट ने जो है वो बनाया, और कैसे धीरे धीरे करके वो सारा जो है उन्होंने अपने जो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च, उस मोनार्च एक्स, तो कैसे उसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, टैग्ड बटरफ्लाइज़ जो है वो भेजी, और उनमें से थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग जो है टैग किए उन्होंने बटरफ्लाइज़ को, लेकिन सिर्फ 2 बटरफ्लाइज़ ही उनके पास जो है वो वापस आई, उनको पकड़ा गया दोबारा. ठीक है, यहाँ तक हुआ था. अब पेज नंबर 35, पैराग्राफ नंबर 1. So then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. तो फिर जब 7th grade में थे वो, तब उन्हें पता चला कि रियल साइंस है क्या, साइंस होती क्या है. जब वहाँ पर जो है वो साइंस फेयर में गए, साइंस फेयर आप हमारे स्कूल के भी स्टूडेंट्स जाते हैं ना, तो अभी भी कईयों ने पार्टिसिपेट किया ही होगा. सो साइंस फेयर में वो गए और वहाँ पर वो हार गए. So it was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. तो वहाँ पर जो है उनको पता चला कि जब कोई हारता है तो फील सा होता है ना कि सभी प्राइजेस लेके जा रहे हैं और मैं हार रहा हूँ. सो कहते कि देखो मुझे उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग हुई कि मैं बैठा हुआ था और सब बाकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ जीत कर जो है वो लेके जा रहा था. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. तो उनकी एंट्री बस उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जिसमें फ्रॉग टिश्यू को जो है वो स्लाइड्स में जो है उन्होंने माइक्रोस्कोप में दिखाया. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तो उन्होंने तो जस्ट अच्छी सी स्लाइड्स बनाई थी, तो उनको एहसास हुआ कि विनर्स ने जो है यहाँ पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स रियलिटी में किए हैं. ये नहीं है कि सिर्फ डिस्प्ले कर दिया, साफ़ सुथरा सा दिखा दिया बनाकर कुछ, तो वो नहीं है. रियल साइंस तो एक्सपेरिमेंट्स करके उनको कि सच में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करके उसमें जीतना है. ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग. तो कम्पिटिटिव स्पिरिट उनमें जो थी कि अब तो मैंने कुछ करना है, अब वो उसमें दिखाई देने लगी. आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. तो उनको पता लग गया था कि अगले साल के साइंस फेयर के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना है. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन वर्किंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. तो कहते जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मैंने काम किया है कई सालों से, पिछले सालों से मैं करता आ रहा हूँ, वो है इंसेक्ट्स के ऊपर, और वो मेरे को बहुत अच्छे से पता है. सो ही रोट टू डॉक्टर यूक्राट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. तो फिर उसने जो है डॉक्टर यूक्राट को जो है वो लेटर लिखा कि मुझे कुछ आइडियाज़ दें, और फिर डॉक्टर यूक्राट का जो है कई सारे सजेशंस के साथ जो है वो लेटर वापस आया. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. तो उसके बाद जो है वो सजेशंस के साथ जो है इन्होंने ना जो है काम करना शुरू किया, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकी उसमें अब बिज़ी हुए, और कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है प्राइजेस जो है उन्होंने जीते, और फिर जो है साइंस फेयर जो है वो इंटरनेशनली भी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर जीता. फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause
of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो जब 8th स्टैंडर्ड में थे, 8th ग्रेड में थे, तो उनका प्रोजेक्ट था कि एब्राइट ने ट्राई किया कि एक वायरल डिजीज़ जो है वो कुछ टाइम के बाद आती है और पिछले कई सालों से जो है वो मोनार्च कैटरपिलर्स को मार जाती है. एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. तो एब्राइट ने तो यही सोचा कि ये जो है बीटल के कारण जो है ये शायद इनको जो है डिजीज़ हो रही है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. तो बीटल की प्रेजेंस में कैटरपिलर को जो है उन्होंने पालना शुरू किया. आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड. कहते मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट. दिस टाइम आई वन. तो मैं फिर इसी बात के साथ, इसी एक्सपेरिमेंट के साथ जो है वो मैं आगे गया और कहते कि मैं जीत गया. द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchies. तो अगले साल फिर से कहते मैं साइंस प्रोजेक्ट में गया और वहाँ पर मैंने क्या किया, थ्योरी रखी कि वाइसराय बटरफ्लाइज जो है वो कॉपी करते हैं, मोनार्चीज़ की नकल करते हैं. द थ्योरी was that viceroy looks like monarchies because monarchies don't taste good to birds. तो कहते कि थ्योरी क्या थी इसके पीछे, जो वाइसराय की बटरफ्लाइज थी, सो वाइसराय जो थे वो मोनार्चीज़ की तरह बिल्कुल दिखते थे, क्योंकि मोनार्चीज़ जो है वो जब बर्ड्स उनको खाते हैं तो अच्छा नहीं होता, उनको टेस्ट लगता है. वाइसरायज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. तो वाइसराय जो है वो बर्ड्स को अच्छा टेस्ट देते हैं. आपको भी जैसे कुछ टेस्टी लगता है वो आप ज़्यादा खाते हो, जो टेस्टी नहीं लगता वो कम खाते हो, तो ऐसे बर्ड्स के भी टेस्ट थे. सो the more they look like monarchies, the less likely they are to become a bird's dinner. तो जितना ज़्यादा वो मोनार्चीज़ की तरह दिखेंगे उतना कम जो है बर्ड्स जो है उनको खाएंगे. जब उन बर्ड्स को थोड़ी पता है कि ये कौन से मोनार्चीज़ हैं, कौन से वो हैं, जब वो उनकी शक्ल ही आपस में मिलनी शुरू हो गई ना. सो एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्चीज़. तो बस एब्राइट का प्रोजेक्ट यही था कि बर्ड्स जो हैं वो मोनार्चीज़ को खाते हैं या नहीं. ही फाउंड दैट अ स्टार्टलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. सो कि जो स्टार्लिंग बर्ड है जो यूरोप में पाया जाता है, स्टार्लिंग, तो उसने देखा कि स्टार्लिंग जो है वो दूसरे बर्ड्स की तरह ऑर्डिनरी खाना नहीं खाता है. इट वुड ईट ऑल द मोनार्चीज़ इट कुड गेट. तो जितने मोनार्चीज़ उसको मिले वो खाता गया. एब्राइट said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. फिर एब्राइट ने जो है वो बाद की रिसर्च के बाद जो है बताया कि वाइसराय जो है वो शायद मोनार्च की कॉपी करते हैं. दिस प्रोजेक्ट was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. तो ये जो उसका काम था, ये जो उसकी रिसर्च थी वो जोलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट आई, और जो उसका काउंटी ओवरऑल काउंटी इनकी पूरा का पूरा साइंस फेयर अलग अलग होता है ना, जोलॉजी डिपार्टमेंट में फर्स्ट आया, जोलॉजी बॉटनी वगैरह में जो है वो उसमें थर्ड आया. सो in his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. तो उसके बाद जो है सेकेंड ईयर की जो हाई स्कूल का जब वो हुए तो रिचर्ड ने रिसर्च करना स्टार्ट किया. अब एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन था जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई थी, क्या था वो, कैसे था, उस पर काम करना शुरू किया. Indirectly, it also led to his new theory on his life of cell. और indirectly क्या हुआ, जो सेल थ्योरी दी थी उसने, उसके साथ इसका रिलेट हुआ. The question he tried to answer was simple. तो एक क्वेश्चन का आंसर उसने देने की कोशिश की. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? तो उसने कहा कि ये मोनार्च पीपा के ऊपर जो 12 छोटे छोटे से गोल्ड स्पॉट्स हैं, इसका क्या मतलब है. Everyone assumed the sports were just ornamental, Ebright said.
बट डॉक्टर यूक्राइट डिडंट बिलीव इट। तो एब्राइट ने कहा कि हर कोई यही सोच रहा था कि ये सजावटी है, उसकी डेकोरेशन अच्छी हो जाती है, देखने में अच्छा लगता है, वो ऑर्नामेंटल है, तो इस कारण जो है वो इस स्पोर्ट्स है। बट डॉक्टर यूक्राइट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो स्पोर्ट्स हैं, दाग हैं, ये कुछ और ही कारण है। To find the answer, Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो उस आंसर के लिए एब्राइट और दूसरे जितने भी साइंस स्टूडेंट्स अच्छे थे, उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिसमें ये शो हो सके कि ये जो स्पोर्ट्स हैं ये कुछ स्पेशल हार्मोन जो है वो निकाल रहे हैं जिससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. तो इस प्रोजेक्ट में एब्राइट जो है वो काउंटी फेयर में फर्स्ट आए और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनकी एंट्री हुई। देयर ही वन थर्ड प्लेस इन फॉर जियोलॉजी, तो जियोलॉजी में थर्ड आए इंटरनेशनल लेवल पर। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो जब अब इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने थर्ड पोजीशन ली, तो वहाँ पर जो है उनको चांस मिला कि अपनी समर वेकेशन में जो है एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट की रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पर जो है वो समर्स में काम कर सकें। As a high school junior, Richard Ebright continues his advanced experiments on the monarch pupa. तो फिर अब जो है अपना रिचार्ड एब्राइट जो है वो धीरे धीरे अपने एक्सपेरिमेंट जो थे मिनार्च प्यूपा पर वो काम करते गए। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। तो उस साल भी इंटरनेशनल साइंस फेयर में वो फर्स्ट आए और फिर से उनको उस लेबोरेटरी में, आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। तो जब सीनियर क्लास में हुए वो एक स्टेप और आगे गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्च विंग in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spores. तो फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि वो कल्चर करते हैं टिश्यू कल्चर, तो यहाँ पर इन्होंने सेल कल्चर लिया, यानी कि उसकी मोनार्च के एक विंग से सेल निकाल कर उसको जो है आर्टिफिशियली उसको कल्चर किया और उसको जो है देखा उन्होंने कि वो डिवाइड हो रहा है, डिवेल्प हो रहा है एक बटरफ्लाई के विंग स्केल्स में, और तभी वो डिवेल्प और डिवाइड हो रहा है जब वो गोल्ड स्पोर्ट्स का हार्मोन जो है वो उसको दिया गया। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। फिर वो फर्स्ट आए इंटरनेशनल फेयर में यूलॉजी डिपार्टमेंट में। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ग्रेजुएशन के बाद जो है उन्होंने फिर आर्मी लेबोरेटरी में अपनी समर्स बिताई और वहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वहाँ पर लेबोरेटरी में उन्होंने काम किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spores. तो उसके बाद अगली जो समर्स आई उसमें जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशर थे वो, तो एब्राइट जो है वो लेबोरेटरी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी जो थी वहाँ पर फिर से गए एंड वहाँ पर जाकर उस हार्मोन के ऊपर जो है वो और काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। तो अब जो है वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने क्या किया कि लेबोरेटरी थी, यूएस लेबोरेटरी थी और एग्रीकल्चर लेबोरेटरी थी, वहाँ पर और भी ज़्यादा बड़े बड़े से अच्छे इनकी डिवेल्प्ड वो इंस्ट्रूमेंट्स थे पड़े हुए। तो वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने उस जो हार्मोन था उसके केमिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about the cell life. तो फिर अब 1.5 साल के बाद जो है जब वो जूनियर ईयर में थे तो एब्राइट को आइडिया मिला अपनी न्यू सेल थ्योरी के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। तो ये सब कुछ तब आया जब एक्सरे फ़ोटोज़ वो देख रहे थे
उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की. When he saw those photos, Ebright didn't shout. तो जब वो फोटोज देख रहे थे वो चिल्लाए नहीं, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट. तो ऐसा नहीं बोला कि हुर्रे मैंने ढूंढ लिया. बट ही बिलीव दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles. तो उन्होंने यही उनको यकीन था कि मैंने इंसेक्ट हार्मोन तो पता किया ही है, लेकिन इस फ़ोटो से मेरे को बायोलॉजी की कुछ और पहेलियों का पता चला है. वो क्या है? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. कि डीएनए में क्या इन्फॉर्मेशन है वो सेल कैसे पढ़ता है. डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी. तो बायो में आपने पढ़ा ही है कि डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है, हेरिडिटरी मटेरियल है, जो हमारी हेरिडिटरी सब्सटेंसेस को आगे पास ऑन करता है. सो इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल. तो हमारी सेल का क्या फंक्शन है, हमारा सेल कैसा होना चाहिए, इसको भी वो बताता है डीएनए. दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ. तो डीएनए जो है वो एक हमारा ब्लूप्रिंट है लाइफ का. सो Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that might, drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it happens. तो एब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट जो था जेम्स आर वोंग, तो वो जो है इनकी सारी रात जो है वो पिक्चर्स ड्रॉ करते गए, प्लास्टिक मॉडल्स बनाते गए कि क्या हो सकता था. Together they later wrote the paper that explained the theory. फिर उन्होंने इकट्ठे मिलकर थ्योरी अपनी पेपर पर लिखी. Surprising, no one who knew him. Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student, researchers at Harvard Medical School. तो कहते कि सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम. तो जो है उनको जानते थे, तो उनको सरप्राइजिंग के लिए कि रिचर्ड एब्राइट जो है वो ग्रेजुएट हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और सेकंड पोजीशन उनको मिली. और एब्राइट जो है फिर अपने वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. तो फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के लिए वो जो है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में चले गए. देन ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी. अब थ्योरी तो लिख दी थी, थ्योरेटिकली तो चलो उन्होंने बोल दिया, अब एक्सपेरिमेंटली भी उन्होंने देखना था. अब उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ. तो उन्होंने यही कहा कि अगर थ्योरी सच में सच है तो फिर जो है ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा स्टेप होगा समझने के लिए. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़. तो इससे कैंसर और कुछ और डिजीज़ को भी हम रोक सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. तो ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि क्यूरियोसिटी थी. साइंस तभी आती है अगर हम में क्यूरियोसिटी है. His high school research into the purpose of the sports on the monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. तो उनकी जो हाई स्कूल में रिसर्च थी, पर्पस था कि मोनार्च प्यूपा पर वो जो है स्पोर्ट्स के बारे में कि ये दाग धब्बे आए कहाँ से, तो वहीं से जो है इनको सेल थ्योरी जो है इनको मिली. उसके बाद रिचर्ड Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. स्टार्टिंग से ही था उनको इंटरेस्ट साइंस में, जब से उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करने स्टार्ट की. बट नो सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. इतना भी नहीं था इंटरेस्ट कि दूसरे इंटरेस्ट को वो भूल जाए. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoors persons. सो एब्राइट जो है वो डिबेट भी बड़े अच्छे थे, चैम्पियन थे उसमें, पब्लिक स्पीकर थे, गुड कैनोइस्ट, वाटर स्पोर्ट है ये कैनोइस्ट जो है वो अच्छे थे, और दूसरी जो आउटडोर चीज़ें हैं उसमें भी ऑल अराउंड थे. और ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर.
particularly of nature and scientific exhibits. तो फोटोग्राफर भी बहुत अच्छे थे. In high school, Richard Ebright was a straight a student. हाई स्कूल तक तो बिल्कुल एक स्टूडेंट थे. बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स. तो ईजी थी लर्निंग उनके लिए, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम किस पर, डिबेट पर लगाया. मॉडल्स जो यूनाइटेड नेशन क्लब्स के मॉडल्स थे वहाँ पर काम किया. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड ए Weir, his social studies teacher and advisor to both clubs. तो उसको एक एडमायरर भी मिला जो उसकी प्रशंसा करता था, और वो थे उसके एसएसटी के टीचर रिचर्ड ए वीरर, और उसके अच्छे एडवाइज़र भी थे. मिस्टर वीरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन. तो कहते कि वो रिचर्ड जो थे वो मेरे लिए परफेक्ट पर्सन थे. ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़. कहते उन्होंने ही न्यू आइडियाज़ के लिए मेरा माइंड खोला. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वीरर सेड. तो उसके टीचर ने यही कहा कि वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स हर काम में दिखाता था. वट प्लीज्ड मी वॉज, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो सबसे ज़्यादा कहते हैं खुशी मुझे कब होती थी कि वो रात को 3-4 घंटे डिबेट रिसर्च पर लगाता था, बल्कि अपना सारा रिसर्च बटरफ्लाइज का काम छोड़कर, दूसरे इंटरेस्ट छोड़कर डिबेट पर ही जो है वो इतना काम करता. रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव. तो कम्पिटिटिव था, उसमें जीतना नहीं, एक हो सकता है कंपटीशन की भावना थी. मिस्टर वीरर कंटिन्यूड, बट नॉट इन द बैड सेंस. बुरी सेंस में नहीं था कि मुझे जीतना है, दूसरे को हराना है, बाय हुक बाय क्रुक, ऐसा कुछ भी नहीं था. ही एक्सप्लेन, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज़, कि प्राइज़ लेने के लिए जीतना या फिर जीतने के लिए ही मुझे पार्टिसिपेट करना है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था. रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड. वो जीतना चाहता था क्योंकि वो अपना बेस्ट देता था, बेस्ट काम करता था, इसलिए जीतता था. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और अच्छे रीजन्स के लिए वो बेस्ट चाहता था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. तो एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए यही सबसे ज़रूरी बात थी. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न. तो फर्स्ट रेट माइंड से, यानी कि छोटे से माइंड से वो स्टार्ट हुआ, क्यूरियोसिटी थी उसमें और डाली, और फिर सब कुछ मिक्स होकर वो जीतने लगे एक अच्छे कारण के लिए. एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और ये क्वालिटीज़ थी एब्राइट में. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. तो एक बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स से जो है साइंस की दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुले, और रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी जो उनमें क्यूरियोसिटी थी वो उसको कभी खोया नहीं, और इस तरह से एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट वो बन गए. और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ. तो इसके क्वेश्चंस जो है वो करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. Till then, stay safe, stay home, take care of yourself and your family, and study hard. Bye-bye.